गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फैराडे का फर्स्ट लॉ देखा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसको समझा है, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में और इस तरीके से आप लोगों को बताया जिससे कि आप लोग न्यूमेरिकल भी उसके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आज बात करेंगे फैराडे के सेकंड लॉ के बारे में। व्हाट इज़ द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल जो भी आने हैं वो सारे के सारे आपके फर्स्ट लॉ से आने हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ, कि आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी उस बैटरी के थ्रू उस सेल में प्रोवाइड कराओगे उतनी ही अमाउंट में वो धातु उस कैथोड पे डिपॉजिट होगी। और आपको मैंने बताया कि अगर 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक फ्लो होती है तो 1 कूलाम विद्युत उसके अंदर या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, लेकिन 1 कूलाम 1 मोल इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो मुझे कितने कूलाम चाहिए? 96,500 कूलाम चाहिए। 96,500 कूलाम चाहिए। 1 कूलाम कितना होगा जब 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक आएगी, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? IT। लेकिन 96,500 कूलाम आएंगे तो उस सेल में से निकल करके कितना मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसी भी धातु के एक इक्विवेलेंट धातु को डिपॉजिट करेगा। 1 मोल धातु को नहीं, एक इक्विवेलेंट धातु को। अब जिसके लिए n की वैल्यू 1 होगी उसके लिए इक्विवेलेंट और मोल बराबर हो जाते हैं, लेकिन जिसके लिए इसकी जो वैल्यू है, अगर n की वैल्यू 1 के अलावा 2, 3 होती है तो उसके इक्विवेलेंट मोल के बराबर नहीं होंगे। वो सारी चीज़ हमने देख चुके हैं अपन। अब हम आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। व्हाट इज़ द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, उसके बारे में हमने को बात करनी है। तो देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर सपोज कीजिए आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर एक ही बैटरी को, देखिए ये एक बैटरी है और ये बैटरी एक सेल की जगह 3 सेल से जुड़ी हुई है, इस सेल से, इस सेल से और इस सेल से। वहाँ पे फर्स्ट लॉ में अपन ने केवल एक सेल से ही बैटरी को जोड़ा था। मैंने एक ही बैटरी से 3 सेल जोड़ दिए, 1, ये 2 और ये वाला 3। 3 सेलों को जोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि मैं तीनों सेलों में सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेम विद्युत प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही बैटरी के तीनों जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हो, मैं तीनों सेलों के अंदर सेम विद्युत प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि यदि किसी भी एक से ज़्यादा बैटरी के अंदर, अगर एक से ज़्यादा सेल के अंदर सेम विद्युत, समान विद्युत प्रवाहित की जाएगी तो सभी सेलों के अंदर डिपॉजिट होने वाले जो धातु की मात्रा है उनके इक्विवेलेंट भी सेम होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ इज लिमिटेड इज इंडिफरेंट विल बी द सेम। देखो क्या लिखा हुआ है कि यदि एक से अधिक सेल एक ही बैटरी से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि यदि एक से अधिक प्रकार के सेलों में अगर समान विद्युत प्रवाहित की जाती है तो सभी सेलों में अपचित होने वाली धातु की मात्रा के ग्राम इक्विवेलेंट्स भी सेम होंगे। मात्रा मतलब इक्विवेलेंट्स सेम होंगे। वो कैसे होंगे? देखिए कि आपको बताया चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने इस वाले सेल के अंदर डाल रखा है NaCl। अब इसके लिए n की वैल्यू +1 होगी। इसके अंदर सपोज कीजिए मैंने डाल दिया MgCl2, इसके अंदर n की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। इसके अंदर सपोज कीजिए मैंने डाल दिया Al2SO4 3, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। आपको सबको पता है Na+1 होता है, Mg+2 होता है, एल्यूमिनियम+3 होती है। फिर भी तीनों में सेम इक्विवेलेंट्स होंगे। तीनों में क्या होंगे? सेम इक्विवेलेंट्स होंगे। आप देख सकते हैं, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे इसने एक इक्वेशन दी है कि इस तरीके से W1 अनुपात W2 अनुपात W3 इज इक्वल टू E1 अनुपात E2/E3। मतलब तीनों के इक्विवेलेंट सेम होंगे तो तीनों का जो मात्रा है, क्योंकि आपको पता है इक्विवेलेंट्स क्या होता है। इक्विवेलेंट्स आप लोगों को सबको पता है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट्स? ग्रामों में मात्रा अपॉन तुल्यांक की भार। हिंदी में बोले तो तुल्यांक बराबर ग्रामों में मात्रा, तुल्यांक बराबर ग्रामों में मात्रा अपॉन तुल्यांक की भार। ये तुल्यांक होता है। तो जब तुल्यांक का जो अनुपात होगा वही तो ग्रामों का अनुपात होगा। ये आपका इक्विवेलेंट्स है, इसको ई से प्रेजेंट किया है मैंने, और ये आपका क्या है?
तो जो इक्विवेलेंट अगर समानुपाती है तो उसके डब्ल्यू भी क्या होंगे, समानुपाती होंगे। आपके सामने है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर आई टी अपॉन एफ। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी एक से अधिक प्रकार के सेलों में समान विद्युत धारा प्रवाहित हो या समान विद्युत प्रवाहित होगी तो तीनों सेलों में डिपॉजिट होने वाले या अपचित होने वाली धातु की मात्रा के ग्राम तुल्यांक भी समान होंगे। दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, यहाँ तक मैं इसको फिनिश करता हूँ और मैं नई चीज़ शुरू करता हूँ आपके सामने। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा चालकता, वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या बात करेंगे, अब चालकता की बात करेंगे, कंडक्टेंस या मैं कह दूँ चालकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चालकता। व्हाट इज अ कंडक्टेंस और वी कैन से व्हाट इज अ चालकता। तो देखिए, चालकता के बारे में मैं बात करता हूँ कि चालकता क्या होती है। सबसे पहले मैं बात करूँ आपके सामने व्हाट इज सी। आप सब लोगों ने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि C इज इक्वल टू 1/R, कि जो चालकता होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, सब लोगों को पता है। एंड जो R है वो क्या होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ये आपको पता होना चाहिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। L क्या है और A क्या है, ये देखिए। अब अपन इसको सेल के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, सेल के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। ये जो है हम सेल के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं कि सेल क्या होता है। देखिए यहाँ पे L क्या है, मैं आपके सामने एक सेल बना रहा हूँ क्योंकि L और A को समझना बड़ा ज़रूरी है। इसके अंदर ये आपके दो इलेक्ट्रॉन हैं इस तरीके से, ये लो। इन इलेक्ट्रोड के जो बीच की दूरी है, वो L है। वो क्या है, यहाँ पे L है। इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, जो अपन ने भी सेल पढ़ा है, इनके बीच की दूरी क्या है, L। अब देखिए, आप इसमें कुछ भी सॉल्यूशन डालें उससे L चेंज नहीं होगा भाई। जो दो इलेक्ट्रोड फिक्स कर रखे हैं आपने सेल के अंदर, उनके बीच की दूरी कितनी है, वो L है। और दूसरा देखिए कि मान लीजिए आपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है, विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन NaCl या कॉपर सल्फेट जो भी ले रखा है, वो इसके अंदर मान लो यहाँ तक भर रखा है आपने। जहाँ तक भर रखा है वहाँ तक की बात। अगर मैं यहाँ तक भरता हूँ तो यहाँ तक की बात होगी। यहाँ तक, जैसे मैंने अभी यहाँ तक भर रखा है, तो यहाँ तक भर रखा है, तो इसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है वो क्या है, ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। इसको क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं अपन, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो जहां तक सॉल्यूशन उस सेल के अंदर भरा हुआ है उसका जो क्षेत्रफल है, उसकी ऊंचाई मान सकते हैं, लंबाई मान सकते हैं, चौड़ाई मान सकते हैं। आपको पता है ए गुणा ए क्या होता है, आपका क्षेत्रफल होता है। अरे भाई इतना तो पता होगा ना क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखो तीन चीजें हो गई। कोई भी सेल है, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, ये कोई डिब्बा है, ये चीज़ें आगे काम बहुत आएंगी इसलिए मैं आपको ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ। इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ तो क्या है, देखिए आप देख सकते हैं, ये तो इसकी एक भुजा होगी, दूसरी भुजा ये वाली होगी और तीसरी भुजा ये वाली होगी। 3D डायग्राम में समझिए। तो यहाँ पे क्या है कि इनमें से दो चीज़ें जो हैं, ये वाली, ये तो कवर कर रहा है ए। ये कौन कवर कर रहा है, अरे भाई ये 3D डायग्राम है ना, ये कौन सा डायग्राम है, 3D डायग्राम है। ये 2D डायग्राम, इसलिए इसमें समझ में नहीं आएगा। इसमें समझिए, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये तो कौन कवर कर रहा है, ए। और एक जो बाकी भुजा बच गई, ये कौन कवर कर रहा है, एल। मतलब एल तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और बाकी इन दोनों के बीच में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, इलेक्ट्रोडों के बीच में सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखना यहाँ नहीं होता है, ये मैंने आपको डायग्राम के वो वाली बात है। बाकी सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रोडों के बीच में ही होता है केवल, बाकी तो ये ऐसे नीचे तक टच होते हैं, इस तरीके से टच होते हैं। और ये जो दीवार होती है, ये भी आपकी यहीं पे ही होती है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो दीवार होती है, ये भी यहीं तक होती है, इस तरीके से। तो इन इलेक्ट्रोडों के बीच में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, उनके बीच में जो एक तो भुजा हो गई आपकी लंबाई, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और दोनों तरफ का क्या हो गया, लंबाई गुणा ऊंचाई या जो भी कहते हैं। तो तीन भुजा होती है, मैंने आपको बताया ना, टोटल तीन चीजें हैं। एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, जिसमें दो भुजा तो हो गई ए के अंदर और एक भुजा हो गई एल के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एल और ए का मतलब समझ में आ गया कि एल तो है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और ए क्या है कि जहाँ पे वो जो सॉल्यूशन या मैं कह दूँ विद्युत अपघट्य का विलयन जो उस इलेक्ट्रोडों के बीच में भरा हुआ है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब दो भुजा ए गुणा ए, और अगर उसमें एक और मिला देंगे एल वाली, तो ए गुणा ए हो जाएगा, तो फिर उसका आयतन हो जाएगा ना। आयतन ए क्यूब होता है, क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कहने का मतलब, यदि मैं ए को एल से गुणा कर दूं, यदि मैं ए को
L से गुणा कर दूं तो फिर वो उसका क्या बन जाता है, आयतन बन जाता है। ये समझ में आ रहा है सब लोगों को, वो क्या बन जाता है, उसका आयतन बन जाता है। A गुणा L कर दूंगा तो आयतन बन जाएगा, क्योंकि 2 भुजा A में आ गई, 1 भुजा L में आ गई। ओके, क्लियर है। चले आगे। अब देखिए आगे, इसके बाद में अपन बात वापस से करते हैं कि ये आ गया, समझिए इसको। तो C बराबर 1/r आ गया। R बराबर क्या था, समानुपाती L/A। समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो आप सब लोगों को पता है एक विशिष्ट प्रतिरोध आता है L/A। जब समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो एक विशिष्ट प्रतिरोध का सिंबल आ जाएगा रो, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इसको रो कहते हैं। ओके, क्लियर है सब लोगों को। अब देखिए आगे, अगर मैं यहाँ से रो की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी, R इंटू E/L, R इंटू E/L, ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। अब अगर आप चाहें तो इसका यूनिट निकाल सकते हैं, इसकी वीमा क्या होगी, आप खुद बता सकते हैं वीमा क्या होगी। रो बराबर R का वीमा होती है ओम, और A की कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, रो बराबर ओम इंटू सेंटीमीटर। ये आपका आ गया विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सॉरी सेंटीमीटर ओनली। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। अब हम आगे बात करते हैं कि जिस तरीके से हमने R की वैल्यू निकाली वैसे C की वैल्यू निकालें। तो जैसे C बराबर 1/R होता है, यहाँ पे C क्या है, चालकता, R क्या है, प्रतिरोध। उसी प्रकार से जैसे R के लिए समानुपातिक स्थिरांक होता है विशिष्ट प्रतिरोध, उसी तरीके से C के लिए विशिष्ट चालकता क्या होगी, C चालकता है, R प्रतिरोध है। यहाँ पे जो C है वो क्या है, चालकता, और यहाँ पे कापा, कापा क्या होगा, विशिष्ट चालकता, क्या होगी, विशिष्ट चालकता। जैसे R क्या होता है, प्रतिरोध, और ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो उसी तरीके से जैसे R का के लिए विशिष्ट प्रतिरोध, तो उसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कापा क्या हो जाएगा, 1/रो। अरे भाई, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा कि नहीं होगा, दोनों सेम ही तो चीज़ है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और उसी के लिए C के लिए चालकता, कापा के लिए विशिष्ट चालकता, रो R प्रतिरोध, रो विशिष्ट प्रतिरोध। तो C बराबर 1/R है, अगर C बराबर 1/R है तो कापा बराबर 1/रो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब रो की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से, तो आप कह सकते हैं कि रो इज इक्वल टू, वैल्यू रखोगे तो 1/R आएगा। अरे भाई, यहाँ से इसकी R की जो वैल्यू है समीकरण नंबर 1 से रख रहा हूँ मैं, 1 से अगर मैं समीकरण नंबर 1 से अगर इसकी वैल्यू रखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, कापा इज इक्वल टू 1/R बराबर सॉरी इंटू L/A, उल्टा हो जाएगा ना ये R के रो की वैल्यू, तो L/A। 1/R को क्या कह सकता हूँ मैं, C इंटू L/A। ये कापा बराबर आ गया चालकता इंटू L/A। अब देखिए यहाँ पे L/A क्या होगा, L/A क्या होगा यहाँ पे, ये क्या है, आपको ध्यान दीजिएगा, ये उस सेल के L इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और A जो है वो क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और आपको पता है जब तक आप सेल को चेंज नहीं करोगे तब तक इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपको, अरे भाई जैसे कोई पात्र है, अब पात्र के अंदर आप दूध डालें, नींबू डालें, कुछ भी डालें, तो पात्र का आकार थोड़ी ना चेंज होगा। तो मैं कोई भी विद्युत अपघट्य का विलयन इसके अंदर डालूं, उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी या उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो चेंज नहीं हो सकता, वो तो फिक्स है। जब तक आप सेल, मैं कह दूं कि गिलास की जगह अगर आप कटोरी लोगे तो उसका आयतन चेंज हो सकता है, बाकी तो चेंज होगा ही नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू रहेगी, नियत वैल्यू। और इस नियत वैल्यू को क्या कहा जाता है, सेल स्थिरांक। हिंदी में क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक। इसको क्या बोलते हैं अपन, सेल स्थिरांक। L/A को क्या बोलते हैं अपन, सेल स्थिरांक। तो और अब इसकी अगर मैं वीमा लिखना चाहूँ
तो कापा की विमा क्या हो जाएगी, देखो चालकता की विमा आपको पता है ओम इनवर्स होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ओम इनवर्स, ये सेंटीमीटर था, एल का वैल्यू क्या थी सेंटीमीटर, और ए की वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे भाई सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो कापा इज इक्वल टू ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। अब का चालकता का विमा सीमेन भी होता है, इसको एक सीमेन भी कहते हैं। देखिए कैसे चालकता की विमा जो होती है मैं लिख सकता हूँ कापा इज इक्वल टू, एक तो मैंने लिखा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, या मैं कहूँ चालकता की दूसरा मात्रक होता है सीमेन, तो फिर इसको किस में लिया जाता है मीटर में। भाई सेंटीमीटर की जैसे मीटर भी एक यूनिट है तो उसी तरीके से मीटर की यूनिट हो सकती है। इस तरीके से मैंने कापा की यूनिट निकाली। तो देखिए अब बात ये आती है कि व्हाट इज दिस, अगर इसको मैं समझूं तो वो क्या है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये तो अपन ने सब थ्योरेटिकल बातें कर ली, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं वापस से कापा का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कापा इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए। यही तो थी एल बाई ए। इसका मतलब ये हुआ कि सेल इज कांस्टेंट, चालकता गुणा सेल स्थिरांक, इसको हम दूसरी उसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, चालकता गुणा सेल स्थिरांक, ये विशिष्ट चालकता है। ये आपका काम हो गया। अब देखिए दूसरी बात ये आती है कि मैं ये कह सकता हूं कि वो विशिष्ट चालकता को अगर मैं मेरी भाषा में समझूं, ये तो देखो सब रटने की बात हो गई, अब हम इसको समझने की बात करें कि किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये चालकता है उस सेल की जिसके इलेक्ट्रॉन, अब देखो अगर मैं कहूं कि यदि यहां पर L बराबर 1 सेंटीमीटर हो और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई क्षेत्रफल की यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है ना, अगर L बराबर 1 सेंटीमीटर हो और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो फिर कापा क्या हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मीनिंग समझते हो आप, इसका मीनिंग ये है कि वह सेल जिसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, जिसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी हो 1 सेंटीमीटर, और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये कोई एक क्यूब है, इसको मैं 3D में समझाऊं, इसकी ये वाली दूरी, ये वाली और ये वाली तीनों 1 सेंटीमीटर होगी ना। अरे भाई एक L बराबर 1 सेंटीमीटर, तो एक ये भुजा में आ गया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होने का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन क्या होता है हमेशा आपको पता है, आयतन क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो होता है 1 गुणा 1, तीनों 1 1 है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप देखना कहीं भी, आप उसमें 11th की बुक में देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml। 1 ml, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। मतलब क्या है कि अगर आप घर पे कोई एक ऐसा डिब्बा बनाएं जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई उसकी 1 सेंटीमीटर है, और उस डब्बे को पैक कर दें और आप उसके अंदर आप पानी डालना शुरू करेंगे तो उसके अंदर केवल 1 ml पानी ही आएगा। अगर 1 ml पानी से एक बूंद भी आपने ज़्यादा डालने की कोशिश करी तो पानी बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस डिब्बे का आयतन कितना है 1 ml है। जैसे अपन नहीं कहते 1 लीटर का डब्बा है, 2 लीटर का डब्बा है, तो अगर ऐसा कोई डिब्बा बनाया जाए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1 सेंटीमीटर हो तो अपन कह सकते हैं कि उसका आयतन कितना होगा 1 ml होगा। जैसे कि मैंने कहा कि इनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों 1 सेंटीमीटर हो गई। भाई 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर तो इसके अंदर आ गया, ए के अंदर, और 1 सेंटीमीटर एल के अंदर आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं कि वह सेल जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1 सेंटीमीटर है तो उस विलयन की चालकता
वो क्या कहलाई जाएगी, विशिष्ट चालकता कहलाएगी। या मेरे मैं ये कह दूं वह पात्र जिसके अंदर 1 ml विद्युत अपघट्य का विलयन प्रेजेंट है, ये वह पात्र जिसके अंदर 1 ml विद्युत अपघट्य का विलयन प्रेजेंट है। 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। जिसको हम कापा भी कहते हैं। विशिष्ट चालकता बिकॉज कापा इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए। तो अगर मैं एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर कर दूं, ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं, तो 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन कितने के बराबर होता है, 1 ml के। तो 1 ml विलयन की चालकता, 1 ml जो विलयन की चालकता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। मतलब 1 ml विलयन की चालकता, अगर किसी विद्युत अपघट्य का विलयन जिसका आयतन केवल 1 ml है, तो उस विलयन की चालकता को मैं क्या कह सकता हूँ, विशिष्ट चालकता कहता हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह सकता हूँ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब हम मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।